नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दोनों अपने पड़ोस के दो देश बहुत सुर्खियां हासिल कर रहे हैं। इनमें एक बांग्लादेश है, दूसरा नेपाल। ये दोनों देश किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने हुए हैं और इनका सुर्खियों में बने रहना भारत की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह की सुर्खियों में बने हैं उससे भारत की सेहत खराब होती है। आज हम आपसे बांग्लादेश की बात करेंगे। सार्वभौम गणराज्य बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती 26 मार्च 2025 को पूरी हुई है। इस अवसर पर अनेक अनबुझे और तमाम पुराने प्रश्न उभरे, जिनका उत्तर खोजना आज जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही उत्तर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर ही नहीं, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भारत की सेहत पर क्या असर पड़ेगा ये तय करते हैं। मसलन अखंड भारत में जिस भूमि पर लाखों हिंदुओं का संहार हुआ, जो जिन्नावादी मुस्लिम लीग का किला रही, भक्ति आंदोलन और साहित्य की जन्मभूमि रही, वही बंग धरती आज भारत की प्रगाढ़ मित्र क्यों नहीं बन पाई? दोबारा कट्टरवादी क्यों बन रही है? आखिर बांग्लादेश अपना सेकुलर स्वरूप क्यों छोड़ना चाहता है? यह सवाल सीधे उन भारतीय नागरिकों से है जो अभी तक बांग्ला गणराज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को सह नहीं पाए हैं, जिनकी आंखों को यह सेकुलर मुस्लिम बहुल राष्ट्र सुहाता ही नहीं है। बांग्लादेश की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सेना के कप्तान अब्दुल माजिद ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 के दिन हत्या की थी। उनका शरीर छलनी कर दिया था। उनके नाती पोतों के साथ पूरे परिवार को मार डाला था। शेख हसीना बाहर गई थी, इसलिए बच गई, आज भी बची हुई हैं। यह हत्यारा अब्दुल माजिद 23 सालों तक भारत में छिपा रहा और भारत में वो सुरक्षित भी रहा। उसकी आवभगत भी खूब हुई। वह स्वतंत्र और निर्भय होकर भारत में घूमता रहा। तकदीर खराब थी कि कोलकाता से लुके छुपे ढाका पहुंच गया, पहचान लिया गया, हत्या का मुकदमा चला। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने सजाए मौत दी। 45 सालों बाद पिछले साल 13 फरवरी को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने अब्दुल माजिद की दया याचना को खारिज कर दिया था। तो कौन जवाब देगा कि सेकुलर गंगा जमुनी भारत में हमारे मित्र बंगबंधु का निशंस कातिल कैसे इतने सालों तक पनाह पाता रहा? किस जमात ने, किस शख्स ने भरपूर सहूलियतें एक जघन्य खूनी को मुहैया कराई? भारतीय पुलिस का नकारापन कहें या कोताही? पर सवाल यह भी उठता है कि आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग अब्दुल माजिद को गिरफ्तार क्यों नहीं करा पाए? सूचना क्यों नहीं दे पाए? कैसी हमदर्दी थी उसके साथ? आखिर क्यों थी हमदर्दी? उन दिनों मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय फौज पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने की योजना बना रही थी। ढाका और अन्य स्थानों से शरणार्थी पंजाबी पठान सैनिकों से बचते छुपते भारत आ रहे थे। उनकी संख्या 1 करोड़ के करीब हो रही थी। तभी कुछ संघर्षशील मुस्लिम युवाओं को अहमदाबाद भेजा गया। कई गुजराती हिंदुओं ने धन और मन से मदद की, पर आवास नहीं दिया, क्योंकि वे शाकाहारी थे। उन सबको जमालपुर तथा कालूपुर के मुस्लिम मोहल्लों में टिकाया गया। वहां उन्हें मांसाहारी भोजन तो मिला, मगर समस्या ज्यादा विकराल हो गई। मोहल्ले के बाशिंदे उन्हें परामर्श के रूप में चेतावनी देने लगे कि पाकिस्तान का विरोध मत करो, पूर्वी सूबे वाले इस दारुल इस्लाम में ही रहो। इसी दौर में शेख हसीना अपने 2 बेटों और पति के साथ दिल्ली के पंडारा पार्क में शरण पाई रही। करोल बाग बंग सभा तथा मिंटो रोड पूजा समिति के समारोहों में वे सपरिवार भाग लेती रही। बांग्लादेश और भारत के संबंधों का अध्ययन करते समय एक विशिष्ट मतभेद का उल्लेख जरूरी हो जाता है, वह है भाषा का। भारत में कई राज्यों में उर्दू का समादर होता है, लिखी पढ़ी जाती है,
लोकप्रिय भी है। वह हिंदू घरों में खूब बोली जाती है। हिंदुस्तान के साहित्य में उसे प्रमुख स्थान हासिल है। मगर मुस्लिम बहुल बांग्लादेश का जन्म ही उर्दू के सार्वजनिक प्रतिरोध के कारण हुआ है। यह विडंबना कही जा सकती है। इस बंगभाषी इस्लामी गणराज्य के विरोध में रहे इस समूची समस्या में उर्दू के बीज उगे थे। 15 मार्च 1948 को पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा पर गए उस समय के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया कि उर्दू ही पाकिस्तान की एकमात्र भाषा होगी। यह भी कहा कि जो उर्दू विरोधी हैं वे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान संविधान सभा में 28 सितंबर 1948 को उर्दू को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, जबकि बांग्ला बहुत प्राचीन है। फिर 21 फरवरी 1952 से पूर्वी पाकिस्तान में जन विरोध उभरा। हजारों बंगभाषी पुलिस गोलीबारी में मारे गए, मगर पश्चिम पाकिस्तान पर लेश मात्र असर नहीं हुआ। जब गुजराती भाषी जिन्ना से पूछा गया कि क्या उर्दू में वे पारंगत हैं, तो उनका उत्तर था, अपने खानसामा को हुक्म देने भर की उर्दू मुझे आती है। बस तभी से बांग्ला भाषा की पहचान हेतु जंग शुरू हो गई। यूं उर्दू भाषा पश्चिम पाकिस्तान की भी नहीं है। सिंधी, पंजाबी, पश्तो, अरबी ही रही है। उर्दू तो भारतीय भाषा रही है। निज भाषा बांग्ला पर गर्व करने वाली बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं अभी भी सिंदूर और बिंदिया लगाती हैं, अपने केस फूल से संवारती हैं। इसे कट्टर मुसलमान लोग हिंदू अपसंस्कृति वाली छूत की बीमारी कहते हैं। यानी भारतीय मुसलमानों की साफ पहचान वेशभूषा और बोलचाल से इस्लामी है, पर बांग्लादेशी मुसलमान जब तक नाम न बताए बंगाली हिंदू ही लगता है। इसलिए शायद पाकिस्तानी अवामी मुस्लिम लीग के संस्थापक मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी ने दुखी होकर कहा था कि विश्व में सर्वाधिक मस्जिद पूर्वी पाकिस्तान में है। यहाँ लोग रमजान पर मार्केट बंद रखते हैं, रोजे रखते हैं, फिर भी ये पंजाबी सिंधी हमें मुसलमान नहीं मानते। तो क्या हम पूर्वी पाकिस्तानियों को अपनी तहमत उठानी पड़ेगी सिर्फ यह साबित करने के लिए कि हम इस्लामी हैं? शायद इसी क्रूर व्यवहार का अंजाम है कि पूर्वी पाकिस्तानियों ने हथियार उठा लिए, तहमत नहीं उठाए, पाकिस्तान से आज़ादी हासिल कर ली। यह सबक है पाकिस्तान परस्त कश्मीरियों के लिए। वे भी संभल जाएं। अगर नहीं संभलेंगे तो हालात उनके लिए भी बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।